हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड यह सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस क्लास में। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछी गई क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। तो आप लोग रोजाना क्लास कीजिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्लास, और रेगुलर वे में क्लास कीजिए। इस क्लास का बेनिफिट अब हर एक तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन जो है जो गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है। ऑप्शन ए है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन बी है हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी है अरावली श्रेणी, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट, और ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी है जो गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है, अलग अलग करती है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ठीक है, यह पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है। ठीक है, तो यह जो है जो क्या कहते हैं, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। नहीं होती है, मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा या फिर है पूछ रहा है, तो इसमें नहीं पूछ रहा, देखिए। और जब आप दोस्तों जब आप बनाने बैठते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं या फिर एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चन मिले, तो इसमें नहीं वाले में ना टिक आउट कर लीजिए, ताकि आपका ध्यान यहाँ पे आए और सही ऑप्शन लगाएं, आप सही आंसर दे सके। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन ए गंगावली, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। ठीक है, गोदावरी एवं कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियां जो है जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती तथा अरब सागर में गिरती है। यानी कि देखिए, तो इसमें दो ऑप्शन होगा जो नहीं है, यानी कि दक्षिण की ओर प्रवाहित, पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं करती है, दो नदी हैं, इसीलिए इसका जवाब उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये ऑप्शन है, इसमें है नर्मदा एवं गंगावली नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और गंगावली नदियां जो है जो अरब सागर में गिरती है, यानी कि पूरब में गिरने वाली नदी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ये दोनों नदियां, गंगा एवं नर्मदा। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती तथा अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ध्यातव्य है कि गंगावली नदी पश्चिमी घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, इस प्रकार उपर्युक्त में से दो विकल्प सही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। ठीक है, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी चंबल। तो सही जवाब ऑप्शन ए है कृष्णा। भीमा नदी निम्नलिखित में से किसकी उपनदी है, तो कृष्णा की उपनदी है। ठीक है, भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी है। तो ध्यान रखिएगा। और सहायक नदी कौन कौन है, एक तो इसका सही जवाब ये होगा कृष्णा, क्योंकि भीमा जो है जो भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है, तो कृष्णा की उपनदी है भीमा। ठीक है, इसको तो ध्यान में रखना ही। साथ साथ कृष्णा की अन्य सहायक नदियां देखते हैं कौन कौन है। तो कृष्णा की अन्य सहायक नदियों में कोयना है, घाटप्रभा है, मालप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा भीमा की सहायक नदी कौन कौन है। और 3 नदी दे देगा और एक कोई और नदी डाल देगा, तो आप लोग ध्यान से इसको बनाइएगा। तो भीमा की सहायक नदी कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी। ठीक है, और कृष्णा। चलिए
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? ठीक है, ऑप्शन ए है, अच्छा विशेषता को देख लेते हैं फिर ऑप्शन को देखेंगे। तो पहला है हमारा इसमें पॉइंट्स कि प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। ठीक है, सही पॉइंट्स है। आगे देखते हैं, ये नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था में है। ठीक है, इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, क्या पूछ रहा है? प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता कौन सा है इसमें से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1 और 3 इस सही है। इसकी विशेषता है प्रायद्वीपीय नदी की प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है, सही बात है। और दूसरा है, इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांशतः मौसमी है। ठीक है, अर्थात यह वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती है। ये नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ये नदियाँ प्राचीन वलित पर्वतों और पठारों से होकर बहती हैं और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए रेगुड़, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है काली कपास वाली मिट्टी, ऑप्शन डी है खादर और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तो देखते हैं ऑप्शन ई इसका सही है, दक्कन ट्रैप की, हाँ दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है या फिर रेगुड़ मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? तो काली मिट्टी को, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ है, यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटासियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक है? दाल, मोटे अनाज, गेहूं, चावल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चावल, धान। ठीक है, देखिए डी ऑप्शन है। ठीक है, वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। वर्ष 2021-22 में भारत में चावल के तीन शीर्ष उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब का स्थान है, यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे पंजाब है 21 से 22 में। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो सही जवाब इसका होगा राजस्थान। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। यह जो क्लास है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को रोजाना देखिए। चलिए तो देखते हैं इसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं। भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सबसे अधिक तांबा का अयस्क का भंडार कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, इसके पश्चात क्रमशः झारखंड एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। राजस्थान के बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है तांबा में। ठीक है, कुल ताम्र अयस्क भंडार का लगभग
92.10% हिस्सा इन्हीं 3 राज्यों में, यानी कि 92.10% हिस्सा जो राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यातव्य है कि तांबा महत्वपूर्ण अलौह धातु है। भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा मैदान, ऑप्शन बी है मध्य गंगा मैदान, ऑप्शन सी है निचला गंगा मैदान, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र मैदान। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो मध्य गंगा मैदान में। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है सानंद, ऑप्शन डी है तारापुर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो उद्योग का केंद्र पूछ रहा है, तो भीलवाड़ा जो उद्योग का केंद्र है। ठीक है, और यह क्वेश्चन देखिए CDPO में पूछा गया 2022 में। ठीक है, BPSC द्वारा जो CDPO का एग्जाम लिया जाता है इसमें 2022 में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिए गए विकल्पों में भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ठीक है, भीलवाड़ा जो वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ध्यातव्य है कि भीलवाड़ा राजस्थान राज्य का एक शहर है, यानी कि यह राजस्थान राज्य का एक शहर है और यह वस्त्र उद्योग के लिए उद्योग का केंद्र है। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग कौन से उद्योग के लिए फेमस है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भीलवाड़ा किस उद्योग का केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग का केंद्र। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। एक की यहाँ कौन सा उद्योग केंद्र है? तो भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में कौन सा उद्योग है? तो वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? यानी कि सबसे कम क्षेत्र जो वनाच्छादित है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है पुदुचेरी। तो इसका सही जवाब चंडीगढ़ ही होगा। यहाँ है सबसे कम संघ क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो वनाच्छादित क्षेत्र है, तो चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, और ऑप्शन सी है दादरा एवं नगर हवेली, और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित प्रदेश पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? ऑप्शन ए है सतपुरा श्रेणी, ऑप्शन बी है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है शिवालिक श्रेणी, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, शिवालिक श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का या बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। ठीक है, ध्यातव्य है कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, दूसरा है बृहत हिमालय महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय मध्य हिमालय, और चौथा है बाह्य उप हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कार्डेमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी शिवराय की पहाड़ियाँ, और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्डेमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। ठीक है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। ठीक है,
नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर जो है जो दोदा बेटा, देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर कौन सी, तो दोदा बेटा है। जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, एक और क्वेश्चन बनेगा, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण भारत की दूसरा सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, ठीक है, जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी या अन्नामलाई पर्वत है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी या अन्नामलाई पर्वत है। तो ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर तो अन्नामलाई या अन्नामुडी, ठीक है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम इलायची की पहाड़ियाँ हैं जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है, जो कि कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य, ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, सॉरी गड़बड़ पड़ दी है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही जवाब यही होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य इस प्रकार हैं। पहला राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पे अंत करेंगे, क्योंकि क्लासेस लंबी हो जाएगी, तो क्लासेस ज़्यादा लंबा नहीं करवाना है ताकि आप लोग बोरियत फील करें, इसीलिए क्लासेस को एक लिमिटेड टाइम में ही करवाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें, और हो सके तो रिपीट करके भी, यानी कि दोहरा के भी क्लास को देख लें, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वह क्लियर हो जाए और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते जाइए। क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर के अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसके अलावा जितने भी डिस्क्रिप्शन है उसको मैं पढ़ रही हूँ, वहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं समझा रही हूँ, क्वेश्चन बता रही हूँ कि यह है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस तरीके से रोज़ाना क्लास कीजिए ना, आपका एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से हमारे और अपने यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि इस तरीके के इम्पॉर्टेंट क्लासेस लोगों के द्वारा मिस नहीं किया जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।